विद्यार्थियों, इससे पूर्व वाले व्याख्यान में अपन ने पूर्व रचना सिद्धांत और अनुजनन सिद्धांत किया था। आज अपन तीसरा बेयर का सिद्धांत, बेयर्स लॉ। भ्रूणकी का इतिहास जर्मन वैज्ञानिक कार्ल अर्नेस्ट वॉन बियर के योगदान के कारण इन्हें आधुनिक भ्रूणकी का पिता, फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है। विद्यार्थियों, ध्यान रहे, इससे पूर्व भी अपन ने भ्रूणकी का पिता किया है, वो थे एरिस्टोटल, लेकिन यहाँ शब्द अपन वैज्ञानिक कार्ल अर्नेस्ट वॉन बियर के लिए काम में ले रहे हैं। इन्हें आधुनिक भ्रूणकी का पिता कहा गया है, फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी। इसलिए ध्यान रहे, एक है फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी और दूसरा है फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी। बेयर ने 1828 में 3 शोध प्रबंध प्रकाशित कराए। वह थे पत्र संकलन, भाष्य व जंतुओं का वैकासिक इतिहास, डेवलपमेंटल हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स। यह तीनों पुस्तकें भ्रूणकी के क्षेत्र में मानक ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित हुई। बेयर का प्रसिद्ध सामान्यीकरण निम्न प्रकार है। परिवर्धन के समय जंतुओं के विशिष्ट लक्षणों से पहले सामान्य लक्षण प्रकट होते हैं। अत्यंत सामान्य लक्षणों के प्रकट होने के बाद अपेक्षाकृत कम सामान्य तथा अंत में विशिष्ट लक्षण विकसित होते हैं। इस प्रकार परिवर्धन के दौरान एक जाति का भ्रूण दूसरी जाति से धीरे धीरे अलग प्रकार का होता जाता है, जबकि प्रारंभ में यह अपने वर्ग के सामान्य लक्षण प्रकट करते हैं। एक उच्चतर जंतु परिवर्धन के दौरान अन्य अवस्थाओं से गुजरता है जो निम्नतर जंतुओं के परिवर्धन से मिलती है। उदाहरण, जैसे स्तनधारियों में सर्वप्रथम नोटोकॉर्ड विकसित होता है, जो कि समस्त कॉर्डेट्स का एक सामान्य लक्षण है। उसके बाद स्तनधारियों के विशिष्ट लक्षण जैसे कर्णपल्लव, बाल व स्तन ग्रंथियां विकसित होती हैं। अतः सभी प्राणियों में सर्वप्रथम सामान्य लक्षण और फिर विशिष्ट लक्षण और अंत में वंश तथा जाति के लक्षण उत्पन्न होते हैं। चौथी है जाति आवर्तन या पुनरावर्तन सिद्धांत, जिसे अंग्रेजी में बायोजेनेटिक लॉ या रिकैपिचुलेशन थ्योरी कहते हैं। यह सिद्धांत मूलर तथा हैकल द्वारा प्रतिपादित है। उनके अनुसार जंतु परिवर्धन की प्रारंभिक अवस्था में एक दूसरे से समानता दर्शाते हैं। उत्तरोत्तर परिवर्धन की विभिन्नताएं, डाइवर्सिफिकेशन दर्शाते हैं। हैकल अनुसार उद्विकास या जातिवर्तीय परिवर्तन जो सैकड़ों वर्ष में पूर्ण हुआ है, एक प्राणी अपने व्यक्तिवर्तीय ऑन्टोजेनी परिवर्धन के दौरान उन सभी अवस्थाओं से कम समय में गुजरता हुआ परिवर्धित होता है। अर्थात व्यक्तिवर्तीय परिवर्तन जातीय परिवर्तीय परिवर्तन दोहराता है। ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। पांचवा है जनन द्रव्य का सिद्धांत। ऑगस्ट वीजमैन ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया। वीजमैन ने 1875 में इस सिद्धांत अनुसार जनन कोशिकाएं जो अंडाणु व अंड होते हैं बने होते हैं, वह स्वतः संरक्षित होते हैं, सेल्फ परपेचुएटिंग, तथा अन्य सभी कोशिकाएं से अलग होते हैं। कायकीय कोशिका सोमेटिक सेल्स में केवल कायकीय संरचना के निर्धारक, जिन्हें डिटरमिनेंट्स कहा गया है अंग्रेजी में, पाए जाते हैं। अतः कायकी कोशिका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत नहीं होती, जबकि जर्म कोशिकाएं, जर्म सेल्स में सभी निर्धारक पाए जाते हैं। ये जर्म कोशिकाएं पीढ़ी दर पीढ़ी सतत कंटिन्यूटी दर्शाती है, अर्थात वंशागत होती है। अतः इसे जर्म प्लाज्मा की सततता, कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म थ्योरी का सिद्धांत कहते हैं। वीजमैन ने 22 पीढ़ियों तक चूहों की पूंछ काटकर एक प्रयोग किया और पाया कि हर पीढ़ी
कि पूंछ काट देने के बाद भी अगली पीढ़ी में पूंछ युक्त चूहे ही पैदा होते थे, अर्थात उपार्जित लक्षण जो जर्म कोशिकाओं से संबंध नहीं होते वे वंशागत नहीं होते। विल्हेम रॉक्स ने इसके समर्थन में एक प्रयोग किया जो आगे चलकर प्रयोगात्मक भ्रूणकी को एक नया रूप प्रदान किया। दिया गया चित्र उसी को दर्शाता है। इस चित्र के अनुसार रॉक्स ने मेंढक के एम्ब्रियो में प्रथम विदलन से उत्पन्न 2 कोशिकाओं में से एक कोशिका को गर्म सुई द्वारा नष्ट करने पर पाया कि शेष एक कोशिका में सामान्य भ्रूण का विकास नहीं होता, अर्थात द्विकोशिका अवस्था में ही कोशिकाओं का भाग्य निर्धारित हो जाता है। इसे मोज़ेक थ्योरी का पूर्ण समर्थन मिला। इस मोज़ेक इसलिए कहते हैं क्योंकि विदलन द्वारा उत्पन्न ब्लास्टोमेयर्स विशेषताएं लिए होते हैं जो मोज़ेक जैसा दिखते हैं व व्यवहार करते हैं। छठी है अपने नियमकारी परिवर्धन सिद्धांत, रेगुलेटिव डेवलपमेंट थ्योरी। 1891 में जर्मन वैज्ञानिक हैंस डिश ने मोज़ेक सिद्धांत के विरोध में अपना मत प्रयोग द्वारा सिद्ध किया। डिश के अनुसार सी अर्चन के एम्ब्रियो से प्रथम विदलन से उत्पन्न 2 कोशिकाओं को पृथक करने पर 2 सी अर्चिन प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रत्येक ब्लास्टोमेयर कोशिका में संपूर्ण भ्रूण बनाने की क्षमता पाई जाती है। मानव में एक जाइगोट से उत्पन्न 2 कोशिकाओं को पृथक करने पर जुड़वा, जिसे होमोजाइगस आइडेंटिकल ट्विंस, परिवर्धित होते हैं। इस प्रकार का परिवर्धन नियमकारी परिवर्धन कहलाता है। अतः विदलन के प्रारंभिक अवस्था में ब्लास्टोमियर्स का विभाजन बराबर मात्रा में होने के कारण उनमें बराबर की क्षमता होती है। हेंस एट एन अर्ली स्टेज द ब्लास्टोमियर पोजेस इक्वल पोटेंसीज। 8वीं सिद्धांत है प्रवणता सिद्धांत, ग्रेडियंट थ्योरी। प्रवणता सिद्धांत टी बोवेरी ने 1910 में प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत के अनुसार अंडाणु के प्राणी ध्रुव, एनिमल पोल, से पित्तक ध्रुव, वेजिटल पोल की ओर अक्षीय प्रवणता पाई जाती है। चाइल्ड व वॉलपार्ट ने मॉर्फोजेंस के संबंध में प्रवणता का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत के अनुसार मॉर्फोजेंस अपनी सांद्रता की एक सतत परास कंटिन्यूस रेंज स्थापित करते हैं। मॉर्फोजेंस की सांद्रता स्रोत के निकट सर्वाधिक तथा दूरी के स्थान पर धीरे धीरे घटती जाती है। इसी सांद्रता के अनुरूप कोशिकाएं भ्रूण में अपनी स्थिति निर्धारित करती है। अंतिम सिद्धांत है जो 9वां है संगठक सिद्धांत, ऑर्गेनाइजर थ्योरी। हेंस स्पीमेन तथा हेल्ड प्रोकोल्ड मैनगोल्ड ने 1924 में संगठक सिद्धांत प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत अनुसार भ्रूणीय उत्तक अपने सीमावर्ती उत्तकों को एक विशिष्ट पथ पर विभेदन हेतु प्रेरित करते हैं। प्रेरित करने वाले उत्तकों को प्रेरक, अंग्रेजी में इंडक्टर, तथा प्रेरित होने वाले उत्तकों को प्रभावी उत्तक यानी रिस्पॉन्डिंग टिश्यूज कहते हैं। प्रेरकों को ही संगठक अर्थात ऑर्गेनाइजर कहा गया है। इस प्रकार के उत्तकों में अनुक्रिया सामान्य भ्रूण परिवर्धन हेतु आवश्यक होती है। उदाहरण, आँख में व्यक्तिवर्तीय परिवर्धन के दौरान गैस्ट्रुला अवस्था में अंतर्वर्लित इनवोल्यूटिंग एंडोडर्म व मेसोडर्म के सम्मिश्र शीर्ष एक्टोडर्म से अनुक्रिया करती है और ये हेड एक्टोडर्म को लेंस निर्माण हेतु प्रेरित करती है। इसमें अग्रस्त न्यूरल प्लेट लेंस एक्टोडर्म हेतु प्रेरक का कार्य करती है। आज इतना ही।